Hello students. So today we will finish our remaining part of the chapter, problem of fiscal and problem of excess and deficit demand. ठीक है, एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड ये हम अपना टॉपिक पढ़ा रहे थे आपको, और एक्सेस इसकी प्रॉब्लम हमने आपको लास्ट अपने वीडियोस में कंप्लीट कर दी थी। डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम्स, उसके कॉजेस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। ऐसे ही एक्सेस डिमांड के जितने भी कॉजेस थे, कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो हम क्लियर कर चुके हैं ना। इन दिस पार्ट भाई क्या करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम अगर आ जाती है किसी भी इकोनॉमी में, तो उसे कैसे दूर किया जाता है ना। तो और कौन दूर करता है भाई? हम लोग तो नहीं करेंगे, है ना। अब क्योंकि पूरे इकोनॉमी में प्रॉब्लम है ना। अगर डेफिसिट डिमांड है, डिमांड कम हो रही है या डिमांड ज़्यादा हो रही है, ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? तो ये प्रॉब्लम सिर्फ दो लोग सॉल्व कर पाते हैं, एक तो हमारी गवर्नमेंट और दूसरी हमारी सेंट्रल बैंक मीन्स हमारी आरबीआई। ठीक है, कैसे क्यों करते हैं? इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए। कि एक्सेस डिमांड है तो वापस उस डिमांड को अपनी प्रॉपर जगह पे लेके आओ, ये डेफिसिट डिमांड है तो फिर भी उसको नीचे से ऊपर लेकर के आएंगे या फिर उसको ऊपर से नीचे तक लेकर के आएंगे। हमें क्या चाहिए? हमें स्टेबिलिटी चाहिए हमारी इकोनॉमी में, राइट। अच्छा, अब चलते हैं कि भाई इसके लिए गवर्नमेंट, सबसे पहले गवर्नमेंट पे चलते हैं, फिर हम आगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट करती है और सिर्फ सेंट्रल बैंक करती है। दो लोगों के पास ये अथॉरिटी है इसको करने के लिए, राइट। अब हम चलेंगे पहले गवर्नमेंट क्या क्या करती है। अगर एक्सेस डिमांड होती है या डेफिसिट डिमांड होती है, उसके लिए गवर्नमेंट वो क्या जो मेजर्स हैं, वो कौन से मेजर्स से लेकर के आती है, ये जो कंडीशन होती है वो हमारी स्टेबल हो जाती है, राइट। चलते हैं इधर साइड पे। तो गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेकर के आती है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। ठीक है, रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, या फिर इसको हम फिस्कल पॉलिसी भी कह सकते हैं। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी को बजटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं, आप इसे किसी भी नाम से, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, या फिर हम इसको कह सकते हैं बजटरी पॉलिसी, कुछ भी कह सकते हैं इसको, राइट। अच्छा, सेंट्रल बैंक कौन सी पॉलिसी लेकर के आती है या आरबीआई कौन सी पॉलिसी लेकर आती है? उसे कहते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी। क्या कहते हैं हम उसको? मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे, है ना। हम चलते हैं सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी की साइड की, गवर्नमेंट हमारी क्या क्या करती है ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये जो फिस्कल पॉलिसी होती है ये ट्विन ऑब्जेक्टिव में काम करती है। ट्विन ऑब्जेक्टिव माने डबल ऑब्जेक्टिव, डुअल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। डुअल ऑब्जेक्टिव क्या करती है भाई? स्टेबिलिटी लेकर के आ रहे हैं ना हम, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन किसके साथ? ग्रोथ के साथ। ऐसा ना हो कि स्टेबिलिटी कर दें हम, हमारी ग्रोथ खत्म हो जाए, नहीं। गवर्नमेंट क्या करती है? ट्विन पॉलिसी को फॉलो करती है। तो ट्विन पॉलिसी मीन्स ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ग्रोथ भी होगी स्टेबिलिटी भी हो जाएगी, समझ गए? अब आ जाते हैं हम इस पॉलिसी के कंपोनेंट्स की साइड कि आखिर गवर्नमेंट यहाँ पर क्या क्या करती है, वो कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा करती है, कम कर देती है, क्या क्या कर देती है। तो चलते हैं कंपोनेंट्स की साइड। So let's start with components. Na? There is 4 component of this. First one, government expenditure. Government expenditure. Now the question is, government expenditure कहाँ करती है ना? किन किन फोकस, वो जो पॉइंट्स होते हैं जिस पर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करती है। जैसे आ जाता है एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम्स, जैसे रोड बनाने का काम, डैम बनाने का काम, पार्क है, म्यूजियम है, ठीक है ना, बिल्डिंग्स हैं, ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट बनाती है तो पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम के लिए एक्सपेंडिचर करती है। और क्या करती है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड प्रोग्राम्स, एजुकेशन पर जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, डिफेंस में तो बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है। और एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज़ फॉर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के लिए सब्सिडीज दे देती है ना, और ज़्यादा प्रोडक्शन, उनको एनकरेजमेंट मिलता है कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे ना। और देखिए, तो अब ये गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है। अब क्या होता है इकोनॉमी में? माना एक्सेस डिमांड की कंडीशन है या डेफिसिट डिमांड की कंडीशन है। कंडीशन समझिए आप, जैसे माना एक्सेस डिमांड की कंडीशन आ रही है, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं लोग, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर तुरंत रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी। कम कर देना उसको चाहिए, ठीक है।
दूसरी कंडीशन समझिए, अगर डेफिसिट डिमांड की कंडीशन है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर शुड बी इंक्रीज कर देने चाहिए। वाई, क्यों, है ना। अगर इंक्रीज कर रही है, डेफिसिट डिमांड की कंडीशन, ये समझिए यहाँ पर मेरी बात, डेफिसिट डिमांड हो रही है, इसका मतलब इकोनॉमी में लिक्विडिटी बहुत कम है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तभी तो डिमांड नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बातों को सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। लोग डिमांड क्यों कब नहीं करते, जब उनके पास मनी नहीं, इसका मतलब लिक्विडिटी नहीं है, डिफ्लेशन की कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, चाहे चीज़ें बहुत सस्ती हो रही हैं लेकिन फिर भी नहीं खरीद पा रहे क्योंकि पैसे ही नहीं है। उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती, इंजेक्ट करती है, और खर्चा करेगी, इंजेक्शन कहते हैं, और इंजेक्ट करेगी, जिससे लिक्विडिटी में ये जो सर्कुलेशन होता है उसमें मनी का आना स्टार्ट हो जाए। मनी का आना स्टार्ट हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड करना भी यहाँ पे शुरू कर देंगे। इंजेक्शन क्लियर हो गया, है ना। इसलिए डेफिसिट डिमांड में हमेशा क्या किया जाता है, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट यहाँ पर इंजेक्ट करेगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके अपोजिट कंडीशन में चलते हैं। अगर एक्सेस डिमांड है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसे हो गए। समझिए बात को, लोगों के पास ज़्यादा पैसे हो, क्या करेगी गवर्नमेंट, विड्रॉ कर देगी, ले लो वापस, है ना, ले लो वापस। तो क्या करेगी गवर्नमेंट, एक्सेस डिमांड में वो अपने खर्चे नहीं करेगी, अपने खर्चों में वो क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी, उसको कम कर देगी, यानी कि विड्रॉ कर लेगी। क्योंकि लिक्विडिटी को क्या ज़रूरत है, लिक्विडिटी को इस टाइम सोख होने की ज़रूरत है। जितना लिक्विडिटी, जितना इकोनॉमी जो सर्कुलेट हो रही है उसमें अगर ज़्यादा मनी हो गया, उसको हम वापस ले लेते हैं, तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो फिर वो क्या करेंगे, यहाँ पर वो डिमांड कम करेंगे और इकोनॉमी वापस अपनी स्टेबिलिटी की इस पॉइंट पर पहुँच जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको, ये है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर अब हम चलते हैं। मूव टू सेकंड कंपोनेंट, टैक्सेस। टैक्सेस क्या है, टैक्सेस एक कंपल्सरी बर्डन है जो हाउस होल्ड्स के ऊपर रहता है गवर्नमेंट का। ठीक है, अब क्या होगा, है ना, फिस्कल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, टैक्सेस की रेट को इंक्रीज करेगी या फिर टैक्सेस की रेट को डिक्रीज करेगी। अब सोचें, डिस्पोजेबल इनकम अगर बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास ज़्यादा डिमांड कर रहे होंगे, एक्सेस डिमांड की कंडीशन है, टैक्सेस की रेट इंक्रीज कर दो, सिंपल। ठीक है, अगर इसके कंपैरिजन में कंडीशन दूसरी आ जाती है और डेफिसिट डिमांड है, तो टैक्सेस की रेट रिड्यूस कर देती है हमेशा गवर्नमेंट। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे लिक्विडिटी प्रॉपर बनी रहती है। भाई लिक्विडिटी को हमको या तो इंजेक्ट करना है या फिर हमको विड्रॉ करना है। इंजेक्ट किस कंडीशन में करना है, जब डेफिसिट डिमांड हो रही है। ठीक है, एक्सेस डिमांड हो रही है तो उसी लिक्विडिटी को हमको सोक करना है। ठीक है ना, तो अगर टैक्सेस की रेट को हम इंक्रीज कर देंगे, टैक्सेस ज़्यादा लगाएंगे लोगों के ऊपर, तो लोगों के पास से हमारे पास पैसे आ जाएंगे ना, गवर्नमेंट के पास, हमारे पास मतलब गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे। तो फिर वहाँ पर हमारा काम क्या होना है, यहाँ पर सिर्फ डिमांड को क्या करना है, हमको इक्वल लेकर के और स्टेबल लेकर के आना है। समझ गए, तो टैक्सेस की रेट को गवर्नमेंट या तो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और चलते हैं एक और कॉम्पोनेंट के साथ, पब्लिक बोरिंग और या फिर पब्लिक टैक्स। अब देखो ये क्या चीज़ है, गवर्नमेंट टाइम पे ना पब्लिक से बोरो भी करती है चीज़ें, है ना। पब्लिक से बोरो कैसे करती है, बहुत अट्रैक्टिव कुछ ऐसी पॉलिसीज़ निकालती है जिसमें इंटरेस्ट की रेट बहुत ज़्यादा अच्छी दे रखी होती है या कम होती है। अब समझें, ये भी पब्लिक डेट्स रेट इंक्रीज करेगी या फिर वो डिक्रीज कर देगी। कंडीशन वही आ जाती है, एक्सेस डिमांड है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो जो पॉलिसीज़ लेकर के आएगी उस पर जो रेट होगी वो बहुत अच्छी दे रही होगी गवर्नमेंट, आपको अट्रैक्ट करेगी कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को आप परचेज़ कर लें, आप खरीद लें, या फिर वो हमसे बोरो करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब लिक्विडिटी में पब्लिक के पास से रुपया कहाँ जाएगा, वहाँ पर गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ठीक है, पब्लिक के पास, इसका मतलब लिक्विडिटी कम होगी तो वापस इकोनॉमी उसी कंडीशन पर पहुँचेगी। समझ गए, अगर कम इसका अपोजिट सिचुएशन है तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि वो नहीं लेगी आपसे। बहुत सिंपल सी बातें हैं, एकदम सिंपल। भाई गवर्नमेंट बोरो करती है ना लोगों से,
है ना। बोरो करेगी तो इंटरेस्ट भी तो देगी। इंटरेस्ट अगर ज़्यादा दे रही है तो आप खुद भी कहोगे अरे अच्छा ना, इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो दे दो, बोरो करा दो अपना पैसा यहाँ पर, है ना। यहाँ से गवर्नमेंट अगर सिक्योरिटीज लेना चाहती है तो परचेस वाली हम उसको दे देंगे, ठीक है ना। उसके बदले कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इसलिए, समझ गए, है ना। अब आगे चलते हैं। ये भी बिल्कुल ऐसे ही बोरिंग फ्रॉम आरबीआई। अब ये आरबीआई का क्या काम होता है, हम आरबीआई से बोरो करते हैं पैसे, हमें नीड होती है जब, ठीक है। अगर आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा बोरिंग्स हो रही हैं और यहाँ पर डिमांड लोग एक्सेस कर रहे हैं, ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो वो रेट को, जो इंटरेस्ट की रेट होती है, उसे बहुत बढ़ा देते हैं। ज़्यादा बढ़ा देंगे, आप लोन नहीं लेंगे, आप बोरो नहीं करेंगे। और इंटरेस्ट की रेट अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं डेफिसिट डिमांड है इस टाइम पर, माने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी गैप के हिसाब से ये बोरोइंग के जो रेट होते हैं, इंटरेस्ट रेट, वो सेट कर दिए जाते हैं। अगर इंटरेस्ट के रेट गवर्नमेंट, ये जो आरबीआई है, ज़्यादा कर रही है, इसका मतलब क्या है ना, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो वो बोरो करना कम कर देती है, अदरवाइज़ वो बोरिंग करेगी आपको। तो ये इंजेक्शन और लिक्विडेशन को सोक करना, ये कंडीशन शायद आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। क्योंकि हाई बोरिंग का क्या मतलब है, हाई बोरिंग का मतलब है ग्रेटर लिक्विडिटी। ज़्यादा बोरिंग हो रही है तो ज़्यादा लिक्विडिटी है, बोरिंग कम करवा दो। बोरिंग कम कैसे हो सकती है, सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकती है कि इंटरेस्ट की रेट वो इतनी हाई कर देती है कि लोग नहीं लेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे ही। सिंपल सी बातों को सिंपल लैंग्वेज में समझिए आप, समझ गए, ठीक है। चलिए, ये तो थी हमारी फिस्कल पॉलिसी, जो कौन करता है, जो गवर्नमेंट करती है। अब चलते हैं हम किधर, मॉनेटरी पॉलिसी की साइड, जो आरबीआई करती है, ठीक है। चलते हैं उधर साइड। लेट्स स्टार्ट आवर मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज परस्यूड बाय आरबीआई, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई करता है। मॉनेटरी पॉलिसी में ये कुछ जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल प्रेशर एंड क्रेडिट राशनिंग, ये बैंकिंग चैप्टर में इसका डिटेल सब हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इट, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, दिस इज कंपल्सरी टू अंडरस्टैंड इट, नॉट इन दिस पॉइंट ना। बैंक रेट एंड रेपो रेट, कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन है एक्सेस डिमांड की। एक्सेस डिमांड मीन्स अब यहाँ लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब इनके पास पैसा बहुत है ना। तो क्या करती है गवर्नमेंट क्या करती है, बैंक रेट और रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देती है। अब इंक्रीज़ अगर हो गए रेट आपके पास, तो आप ना बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं कर पाएंगे बैंक से, क्योंकि रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, ठीक है। ये सब पहले भी हम एक्सेस डिमांड की बताएंगे सारे आपको। एक्सेस डिमांड की कंडीशन चल रही है इकोनॉमी में, सोच के रहना एक्सेस डिमांड की कंडीशन, तो बैंक रेट एंड रेपो रेट में भी इंक्रीजमेंट हो जाएगा, आप बोरो नहीं कर सकते हैं, कम बोरो करेंगे। रिवर्स रेपो रेट जो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ रखता है ना, उसे भी इंक्रीज़ कर दिया जाता है, ठीक है, उसे भी इंक्रीज़ कर दिया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट है अपनी सिक्योरिटीज़ को मार्केट में सेल कराती है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस को भी रेज कर दिया जाता है और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ। वो इंटरेस्ट के साथ ही ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज़ को और ज़्यादा सेल किया जाता है, इसलिए कि लोग उस सिक्योरिटीज़ को परचेज करेंगे तो लिक्विडिटी वहाँ से सोक होना स्टार्ट हो जाएगी, समझ गए। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन को और ज़्यादा यहाँ पर एनहेंस किया जाता है। आ जाते हैं सीआरआर, है ना, कैश रिजर्व रेशियो, इसको इंक्रीज़ किया जाता है, जो कैश अपने पास रखती है कॉमर्शियल बैंक्स। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसे भी रेज किया जाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स मतलब मिनिमम डाउन पेमेंट जो बोरोवर करता है, उसको भी यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आपका ज़्यादा है तो लिक्विडिटी यहाँ लोगों के पास ना होकर के, बोरोवर के पास ना होकर के किधर हो जाएगी, गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, आरबीआई के पास आ जाएगी, बैंक के पास, समझ गए। और आ जाते हैं मॉरल प्रेशर। मॉरल प्रेशर किस पर, आरबीआई किस पर मॉरल प्रेशर रखती है, कॉमर्शियल बैंक के ऊपर, किसके लिए, कि सेलेक्टिव और आप लैंडिंग में कैसे हो जाए, कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही लैंड करेंगे और उसमें थोड़ी सी स्टिकनेस रखें, है ना, हर किसी को बोरो ना करें, हर किसी को लोन ना दें, कुछ एक स्पेशल पर्टिकुलर चीज़ों को ही, कुछ एक सेक्टर होते हैं जो जिनको ही लोन दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सेस डिमांड की कंडीशन चल रही है ना इकोनॉमी को, आपको स्टेबल करके आना है ना, आपको वहाँ से लिक्विडिटी को कम करना है। और आ जाते हैं क्रेडिट राशनिंग।
तो क्रेडिट राशनिंग क्या चीज़ होती है? क्रेडिट का राशन कर देना उस सेक्टर्स के लिए ही, बाकी को वहाँ पर विड्रॉ कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। बाकी को कॉमर्शियल बैंक्स यहाँ पर लोन नहीं देती हैं। डेट इज कॉल्ड क्रेडिट की राशनिंग करा दी जाती है। क्यों कर दी जाती है? ये जो सारी पॉलिसी होती है इसे हम क्या कहते हैं? डियर मनी पॉलिसी कहते हैं। डियर मनी पॉलिसी कब होती है? एक्सेस डिमांड की कंडीशन में होती है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको रेज कर दिया जाता है। सिंपल तरीके से समझना है बात को, सबको रेज कर दिया जाता है। एक ही काम होता है, सिर्फ जितने भी लिक्विडिटी है लिक्विडिटी को सोक करेंगे, गवर्नमेंट उसको सोक करेगी तभी यहाँ पर काम चलेगा। ठीक है, चलते हैं इसके अपोजिट कंडीशन की साइड। अब अपोजिट कंडीशन में क्या होता है? वहाँ पर डेफिसिट डिमांड है यानी डिक्रीज है। इसे हम कहते हैं चीप मनी पॉलिसी। चीप मनी पॉलिसी इसमें बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है। बैंक रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, इसे दोनों सबको क्या कर देते हैं हम यहाँ पर? डिक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। बैंक रेट कम हो गया है ना, लोग यहाँ से बोरो कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, बोरो कर सकते हैं और अपनी लिक्विडिटी को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। रिवर्स रेपो रेट भी यहाँ पर क्या किया जाए? डिक्रीज कर दिया जाता है। कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ कर सकती है, यहाँ पर आराम से वहाँ से ले सकती है लोन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस को भी डिक्रीज कर दिया जाता है, या फिर वो करती है तो कम रेट पर। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस गवर्नमेंट कम कर देती है, सीआरआर कम कर देती है बैंक्स, एसएलआर भी डिक्रीज हो जाते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो मिनिमम डाउन पेमेंट है ना, इसको अभी हमने यहाँ पे क्या बताया था, इसको मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देती है ना, उसको भी यहाँ पर क्या किया दिया जाता है? डिक्रीज कर दिया जाता है। मॉरल प्रेशर, अब मॉरल प्रेशर कैसा जाता है उसके ऊपर? कमर्शियल बैंक के ऊपर आरबीआई का, जो यहाँ पे कहती है लीनियंसी के साथ लिबरल हो जाए और लोगों को यहाँ पर क्या दें? लोन दे दें, क्रेडिट दे दें, लिबरल हो जाए। और क्रेडिट राशनिंग, अगर यहाँ पर क्रेडिट राशनिंग अगर इशू हो चुका है तो उसको भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा विड्रॉ कर दिया जाता है। मैंने कुछ सेक्टर्स को यहाँ पर ओपन कर दिया जाता है, आप उनको बोरो करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंडीशन कैसी है इकोनॉमी में? कंडीशन है डेफिसिट डिमांड की। ठीक है ना, लोगों के पास लिक्विडिटी नहीं है तो यहाँ पे क्या करना है? इंजेक्ट करना है, उनको लिक्विडिटी देनी है। तो दोनों ही कंडीशन आपको समझ में आ गई, एक्सेस डिमांड की और डेफिसिट डिमांड की। तो डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप, ये दोनों ही गैप सिर्फ दो लोग इकोनॉमी में इसको ठीक कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट और दूसरी हमारी आरबीआई। गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लेकर के आती है? फिस्कल पॉलिसी, और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। Okay, so this chapter is completed here. Now we will meet in the next video with the next new topic. Okay children, take care, goodbye.